आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। जम्मू कश्मीर के शहरियों को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 35A के खिलाफ दायर नई PIL पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई। दरअसल पिटिशनर अश्वनी उपाध्याय ने ही मामले में सुनवाई टालने के लिए अर्जी दी थी। बीजेपी तर्जुमान अश्वनी उपाध्याय ने आर्टिकल 35A के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक नई PIL दर्ज कराई है। इस पिटीशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। खुद पिटिशनर के ही दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई आगे के लिए टाल दी। आपको बता दें कि अश्वनी उपाध्याय के नए पिटीशन में कहा गया है कि यह आर्टिकल दूसरी रियासतों के लोगों से शादी करने वाली जम्मू कश्मीर की ख्वातीन के हकों की खिलाफ वर्जी करती है। इसी बीच रियासती पुलिस के ADG मुनीर अहमद खान ने आर्टिकल 35A से जुड़ी अहम पिटीशन पर सुनवाई को लेकर वजाहत पेश की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आर्टिकल 35A से जुड़े अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं होगी। उन्होंने ट्वीट किया कि यह अफवाह फैलाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आज आर्टिकल 35A पर सुनवाई होगी। ये सही जानकारी नहीं है। हम अफवाह फैलाने वाले लोगों की जांच करेंगे और उन पर सख्त कार्रवाई होगी। आर्टिकल 35A को खत्म करने की मांग वाली अहम पिटीशन एक NGO की जानिब से दर्ज कराई गई है। साल 2014 में दर्ज कराई गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 31 अगस्त को समाप्त कर सकता है। बता दें कि NGO वी द सिटीजन्स ने अपने पिटीशन में आर्टिकल 35A को गैर आईनी करार दिया है और इसे खारिज करने की भी मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और वहीं आर्टिकल 35A के बारे में सुनवाई को लेकर अफवाहों के बाद वादी के कई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस और नौजवानों के बीच तशद्दुद हुआ, जिसकी वजह से कश्मीर के कई इलाकों में पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। जराये के मुताबिक श्रीनगर और अनंतनाग जिले में कई जगहों पर सुनवाई को लेकर बंद की कॉल दे दी गई। लाउड स्पीकर्स पर ऐलान किए गए कि आर्टिकल 35A को खत्म कर दिया गया है और लोगों को इसके खिलाफ घरों से बाहर निकलने के लिए कहा गया। पुलिस एहलकारों के मुताबिक पीर को सुबह जो भी दुकानें खोली गई थी वो सभी इस अफवाह के बाद बंद करा दी गई। ये अफवाह जंगल में आग की तरह फैली और पूरी वादी में फैल गई। इस अफवाह के बाद अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस और पत्थरबाजों के बीच जमकर तशद्दुद भी हुआ। वहीं सोपोर और शोपियां में भी मकामी लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प हुई, जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। ताजा खबरों के मुताबिक इन झड़पों में 30 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। जम्मू कश्मीर सरकार सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A पर होने वाली अगली सुनवाई के दौरान अपने स्टैंड पर कायम रहेगी। जम्मू कश्मीर सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी अब्दुल मजीद भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि समाअत की अगली तारीख पर आर्टिकल 35A के खिलाफ दायर पिटिशन्स पर सरकार के रुख में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार पूरी तरह से आर्टिकल 35A की हिमायत में दलीलें पेश करेगी। वहीं एडवोकेट जनरल DC रैना ने भी कहा है कि रियासती सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख पर आर्टिकल 35A की हिमायत में खड़ी रहेगी। उधर जम्मू खित्ते में भी 35A की हिमायत में एहतजाज और मुजाहरा हुआ। उधमपुर में PDP कारकुनान ने डाक बंगले के करीब मुजाहरा किया। जिला सदर की क़यादत में पार्टी कारकुनान ने इसे हटाए जाने की तजवीज की पुरजोर मुखालफत की। प्रोटेस्ट के माध्यम से हम आपके चैनल्स के माध्यम से हमारे रियासतवासियों को और पूरे देशवासियों को ये बता देना चाहते हैं कि 35 से आर्टिकल 35A को बचाने के लिए हम बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, जिसकी शुरुआत आज हो सकता है उधमपुर से भी हुई है। और आपके माध्यम से मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो 35 आर्टिकल 35A है ये हमारा स्पेशल राइट है और इस राइट को हमसे छीनने वाला जो भी कोई सामने आएगा उसको जो है कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। तो 35A को लेकर आज जो दरअसल सुनवाई होनी थी वो टाल दी गई है। पिटिशनर ने ही ये अर्जी दी थी कि सुनवाई को टाल दिया जाए। अब अगली सुनवाई 31 अगस्त को होनी है। ऐसे में दोनों तरफ से बातें जो है सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ लोग 35A को खत्म किए जाने की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ
35A को लेकर खत्म किए जाने को लेकर जैसे ही अफवाह जम्मू कश्मीर में खासतौर पर श्रीनगर में उड़ी, उसके बाद वहां पर माहौल गर्मा गया। कई लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं और लोग सड़कों पर उतर आए, दुकानें बंद करा दी गई, माहौल वहां पर काफी खराब हो गया। अब देखना ये होगा 31 अगस्त को क्या कुछ होता है। सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं। तो आर्टिकल 35A को लेकर लगातार जम्मू कश्मीर में सियासत गरमाई हुई है और श्रीनगर खासतौर पर बात करें तो वहां पर लोग सड़कों पर आज उतर आए, जमकर उन्होंने एहतजाज किया, क्योंकि 35 ही वो आर्टिकल है जो दरअसल जम्मू कश्मीर को कई तरह के इख्तियारात देता है। ऐसे में लगातार उसको खत्म किए जाने को लेकर भी सियासत हो रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A पर होने वाली अगली सुनवाई के दौरान अपना जो उनका स्टैंड है जो लगातार लिए हुए है उस पर कायम रहेगी। जम्मू कश्मीर सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं अब्दुल मजीद भट्ट, उन्होंने ये बताया कि समाअत की अगली तारीख पर आर्टिकल 35A के खिलाफ दायर जो पिटिशंस हैं उस पर सरकार के रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा। सरकार पूरी तरह से आर्टिकल 35A की हिमायत में अपनी दलीलें पेश करेगी। तो वहीं एडवोकेट जनरल DC रैना ने भी कहा है कि रियासती सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख पर आर्टिकल 35A की हिमायत में खड़ी रहेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे तजम्मुल इस्लाम जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। तजम्मुल, दोनों तरह की बातें नजर आती हैं जम्मू कश्मीर में। जहां हमने देखा कि कुछ सियासी तंजीमें जहां 35A को हटाए जाने के साथ खड़ी हैं, तो वहीं हमने श्रीनगर में देखा कि किस तरह से इसको लेकर मुखालफत हुई। अभी क्या माहौल बना हुआ है? बुशरा, माहौल जो है वो वापस शांति की ओर लौट चुका है। आज से तकरीबन कुछ दिन कबल जब इस तरह का ऐलान हुआ कि 35A अब चर्चा में आ चुका है और बहसो मुबाहिसे के लिए भी शुरुआत हो गई थी, वहीं मिनिस्ट्री रिटर्न की तरफ से भी अपनी अपनी जो खदशात या तहफुजात थे उनको भी बयान करने की कोशिश की गई। लेकिन आज सुबह जो ही दफातरों, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज की तरफ से स्टाफ, बच्चे रवां दवां थे कि 10 बजे के बाद ये खबर आई कि शायद 35A के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में कोई बहस छिड़ने वाली है, क्योंकि पहले ही JRL ने क्लियर किया था कि 27 के बजाय अब 30 और 31 अगस्त को हड़ताल की जाए, जिसके बाद लोग काफी मखासमत में थे और लोग उन्हें अपनी अपनी दुकानों के, बेशतर दुकानों के शटर नीचे उतारे। स्कूलों, कॉलेजों में 12 बजे के बाद ही वालिदैन को कहा गया कि वो अपने अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल कॉलेजों में पहुंच जाएं। उसके बाद पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए और शुरुआत हुई जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग से, जहां काफी ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद ये दायरा फैलता गया। सोपोर के बाद सफाकदर के बाद लाल चौक के गिरदनवा में भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों और मकामी नौजवानों की टोलियां जो सड़कों पर उतर आई, पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, जिसमें 30 से ज्यादा अफराद जो हैं जख्मी हो गए हैं। लेकिन बाद में JRL के लीडर मीरवाइज उमर फारूक और ADG लॉ एंड ऑर्डर मुनीर अहमद खान के ट्वीट ने कमाल कर दिया और लोगों ने दोबारा अपनी मामूलाती जिंदगी की जो सरगर्मियां थी बहाल की। दरियासना बुशरा, आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर व मेंबर पार्लियामेंट मुजफ्फर हुसैन बेग अपने वकला की टीम के हमरा नई दिल्ली रवाना हुए, जहां पहले से मुर्तजा खान और उसके बाद अब्दुल्ला खान जो कि साबिक रियासती वजीर कानून रह चुके हैं, उनकी क़यादत में एक टीम नई दिल्ली पहुंच चुकी है। इसी तरह की कोशिश में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बिल्कुल, तो आप तजम्मुल इंतजार करना होगा 31 अगस्त को जब इसकी सुनवाई होगी। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, मामला किस तरह से ये आगे बढ़ता है, जो कि जम्मू कश्मीर के वजूद का मामला है आर्टिकल 35A को लेकर। बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। श्रीनगर में एक होटल के बाहर लड़की के साथ हिरासत में लिए गए मेजर लितुल गोगोई के खिलाफ अब डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। उन्हें ड्यूटी के वक्त ऑपरेशनल एरिया से दूर होने का कसूरवार पाया गया है और इसके अलावा मेजर गोगोई को इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ जाकर मकामी लोगों से मेल मिलाप बढ़ाने का भी कसूरवार पाया गया है। पत्थरबाज को जीप से बांधकर घुमाने के बाद चर्चा में आए मेजर गोगोई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
दरअसल उनको ड्यूटी के वक्त ऑपरेशनल एरिया से दूर रहने और मकामी लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाने के इंस्ट्रक्शन को भी तोड़ने का कसूरवार पाया गया है। बता दें कि इसी साल 23 मई को इंडियन आर्मी के मेजर लितुल गोगोई श्रीनगर के होटल ग्रैंड ममता में बडगाम की लड़की के साथ हिरासत में लिए गए थे। मामला सामने आने के बाद आर्मी ने इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था। मेजर गोगोई मुबैना तौर पर मकामी लड़की के साथ होटल में चेक इन करना चाहते थे। इसी बात को लेकर तनाजा हुआ और होटल के मैनेजमेंट ने पुलिस बुला ली थी। पुलिस ने मेजर गोगोई और लड़की को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था। आईजीपी ने इस मामले की जांच श्रीनगर जोन के एसपी सज्जाद शाह को सौंपी थी, जबकि गोगोई को आर्मी की बडगाम यूनिट के पास वापस भेज दिया गया था। जराये के मुताबिक कश्मीर में तैनात आर्मी के मेजर लितुल गोगोई के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। कसूरवार पाए जाने के बाद उनके खिलाफ तादीबी एक्शन लिए जाने की सिफारिश भी की गई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मेजर गोगोई की सीनियरिटी कम करने से लेकर नौकरी तक जा सकती है। इस मामले में आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा है कि अगर मेजर गोगोई कसूरवार पाए गए तो उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। हिंदुस्तान आर्मी का कोई भी ओहदेदार हो, किसी भी ओहदे पर हो, अगर वो कोई गलत कार्रवाई करता है और हमारे नज़र में ये आता है कि किसी ने भी अगर कोई गलत कार्रवाई करी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर मेजर गोगोई ने कोई गलत कार्रवाई करी है तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि जल्द से जल्द उसको सजा दी जाएगी, और सजा ऐसी दूंगा मैं कि वो एक उदाहरण बन के रह जाएगा। वादी में होटल मामले ने काफी तूल पकड़ा था। हालांकि लड़की ने कहा था कि वो होटल में अपनी मर्जी से गई थी और मेजर उसके दोस्त हैं, लेकिन आर्मी ने इस मामले को आर्मी रूल्स के खिलाफ पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और वहीं डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने जी सलाम से खास बातचीत करते हुए कहा है कि हिंदुस्तानी आर्मी अच्छे कामों के लिए अपने जवानों की तारीफ करते नहीं थकती, साथ ही उन्हें एजाज से भी नवाजती है, लेकिन कानून तोड़े जाने पर वो सजा देने से भी नहीं चूकती। मेजर गोगोई के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, इस पे बात करेंगे। रक्षा विशेषज्ञ हैं हमारे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता। सर, इस तरह की कार्रवाई जिस तरह से मेजर गोगोई के ऊपर की गई है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो मेजर गोगोई के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इससे एक साफ जाहिर है कि सेना अनुशासन के मामले में कभी भी ढील नहीं बरतती है। जब भी कोई अनुशासनहीनता की कार्रवाई होती है तो सेना, चाहे अफसर हो चाहे जवान हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करती ही करती है। ये वही मेजर गोगोई हैं जिनको कुछ महीने पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कमेंडेशन कार्ड दिया था। उनकी स्टेट ऑफ माइंड और उनकी बहादुरी और उनकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड उन्होंने दिखाई थी उस वक्त के नाजुक हालात को काबू करने के लिए, उसके लिए उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड किया था। लेकिन वही मेजर गोगोई आज कटघरे में खड़े हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ की जो कि मिलिट्री डिसिप्लिन के खिलाफ थी। मेजर गोगोई के खिलाफ सिविल में कार्रवाई नहीं हो सकती है क्योंकि जो लड़की थी वो मेजर थी और उस लड़की ने स्टेटमेंट दी थी कि मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ। तो सिविल ऑफेंस के तहत उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फौज को लगा कि ये जो काम है ये मिलिट्री डिसिप्लिन के दायरे से बाहर है, क्योंकि उसमें चंद एक बातें थी। वो सिविल ड्रेस में एक जगह पे गए जहाँ उनको नहीं होना चाहिए था, सिविल एरिया के अंदर। दूसरी बात, वो ऐसी जगह पे गए ड्यूटी आर्च के ऊपर जहाँ पे उनको होना नहीं चाहिए था। और ये सारी बातें जो हैं जो मिलिट्री डिसिप्लिन के खिलाफ हैं, इसलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने पाया कि जो उन्होंने किया है वो लेट डाउन ऑर्डर्स के खिलाफ है, इसलिए उनके खिलाफ अभी जो है ये तय हुआ है कि उन्होंने जो किया है वो अनुशासनहीनता है। सर, इसके बाद कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है, क्या कार्रवाई आगे हो सकती है इनके ऊपर? देखिए, ऐसा है, कोर्ट मार्शल हो या ना हो ये इतनी जल्दी में फैसला नहीं होता है। सेना का, फौज का एक पूरी तरतीब है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है। समरी ऑफ एविडेंस जो है वो ये तय करता है कि जितनी भी एविडेंस थी जिसके लिए कि इनको कसूरवार पाया गया है उसको इकट्ठा किया जाए। जब वो समरी ऑफ एविडेंस हो जाती है तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने लाई जाती है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस एविडेंस को देख के तय करते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए। उनके पास 3 जो है वो चॉइसेस होती हैं।
पहली चॉइस कि एविडेंस के मुताबिक कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मैं उनको खारिज कर दूं। दूसरा है एविडेंस के मुताबिक उन्होंने गलत काम किया है, उनके खिलाफ किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जाए। उसमें दो चॉइस हैं। एक है कि उनको जो हम उससे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जो कि वहाँ के कमांडर हैं, जैसे वो मेजर गगोई हैं, तो कम से कम एक मेजर जनरल चाहिए जो कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन या उनको एक वार्निंग देके या करके को छोड़ सके। आपको लगता है कि एक एग्जाम्पल सेट की है सेना ने, लेकिन कहीं ना कहीं एक दबाव भी था इसमें? कोई दबाव नहीं है, सेना किसी के दबाव में काम नहीं करती है। सेना के अपने ड्रिल्स हैं, सेना की अपनी तरतीब है, चाहे ह्यूमन राइट वायलेशन हो, चाहे यूज ऑफ एक्सेस फोर्स हो, या किसी भी चीज़ का ब्लेम हो। सेना दूसरों के कहने पे नहीं चलती है, सेना अपनी इंक्वायरी करती है, और अपनी इंक्वायरी में अगर वो कसूरवार पाते हैं तो वो ज़रूर कार्रवाई करते हैं, किसी को स्पेयर नहीं करते। जैसे मैंने कहा, चाहे कोई अफसर हो, चाहे जवान हो, ऐसे भी अफसर जिनको कि बहादुरी का तकमा दिया गया हो और बाद में वो गलत काम करें और उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। कांग्रेस ने राफेल डिफेंस डील में मुबैना बदउनवानी के इल्जाम को लेकर एनडीए हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है। वाज़ेह हो कि कांग्रेस इस मामले में मुल्कगीर सतह पर तहरीक चलाने का पहले ही ऐलान कर चुकी है और इस सिलसिले में पंजाब से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और सीनियर लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने आज जम्मू में सहाफियों से बात की। राफेल डील को मुल्क का सबसे बड़ा डिफेंस स्कैंडल बताते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस डील से मुल्क के खजाने को 41,205 करोड़ रुपए की चपत लगी है। सहाफियों से बात करते हुए कांग्रेसी लीडर ने डिफेंस शोबे में सरकारी कंपनियों के बजाय प्राइवेट कंपनियों को तरजीह देने का भी इल्जाम आयद किया। कांग्रेस की इस पीसी में रियासती नायब सदर जनरल सेक्रेटरी, पार्टी तर्जुमान के अलावा कई कानून साज असेंबली के सीनियर रुकन और जीएम सरूरी भी मौजूद थे। सबसे अफसोस की बात, जिस कीमत पर हमने 126 जहाज खरीदने थे, इन्होंने वो 36 जहाज उसी कीमत पर बस 6,000 करोड़ सस्ते, 60,000 करोड़ में 36 रफाइल जेट हमने किया सौदा 526 करोड़ एक जहाज का। इन्होंने जेट का फैसला उसी जहाज का 1670 करोड़ में ये फ्रेंच से रीनेगोशिएशन कर लेकर आए हैं। आपने हिंदुस्तान के एक्सचेकर को 41,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया, 41,000 करोड़ का। और हमारा ये सवाल है कि मोदी साहब, ये पैसा ना भाजपा का है ना आपका है, ये टैक्स पेयर्स मनी है और हिंदुस्तान का टैक्स पेयर। और कांग्रेस क्योंकि मेन ऑपोजिशन पार्टी, हमारा ये बुनियादी फर्ज है, हम सवाल करें आपसे कि आप जवाब दीजिए कि ये 41,000, ये जो नई टर्म्स पर आपने जहाज खरीदा, ये कीमत ऐसी क्यों बढ़ी? उधर बीजेपी ने इन इल्जामात की सख्त अल्फाज में तरदीद की है। पार्टी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि मरकजी हुकूमत को अपनी पाक दामनी साबित करने के लिए कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पर मुल्क को लूटने का इल्जाम आयद करते हुए साबिक नायब वजीर आला ने कहा कि बोफोर्स का दाग धोने के लिए कांग्रेस दरअसल इस तरह से इल्जाम तराशी कर रही है। देखो, कांग्रेस से तो कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। पूरा देश जानता है कि इन्होंने 1947 से लेकर अब तक देश को लूट लूट कर खाया है। हमारा देश सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था। कांग्रेस ने इस कगार पर जो लाया है वो कांग्रेस का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद परिस्थितियां बदली हैं, पूरे देश में एक जागृति आई है, एक फिर से आश्वस्त देश हुआ है कि फिर से हम भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनेगा। मुझे लगता है कि पिछले 4 सालों की सरकार में एक भी किसी पर उंगली ना उठना, ये अपने आप में उदाहरण है। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर कोई ऐसी बात होती तो लोगों के सामने आती। कांग्रेस खाम खा के मुद्दे बना करके इसको समाज के सामने लाना चाहिए। समाज इसका फैसला करेगा कि कांग्रेस कितनी दूध की धुली हुई है। मेंढक के दबराज इलाके में एक दर्दनाक हादसे में 2 नौजवानों की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई। दोनों नौजवान नदी में नहाने के लिए गए हुए थे। पानी के तेज बहाव में जब दोनों डूबने लगे तो तीसरे नौजवान ने इन्हें बचाने की कोशिश की। इस कोशिश में वो भी डूबने लगा था। पास से गुजर रहे लोगों ने उसे किसी तरह से डूबने से बचाया, लेकिन पानी ज्यादा पीने के सबब उसकी हालत तशवीशनाक बनी हुई है। मोहम्मद शब्बीर नामी नौजवान की सीरियस कंडीशन को देखते हुए उसे राजौरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर
दिया गया है। मरहूम नौजवानों की शिनाख्त शकील अहमद और उमर के तौर पर हुई है। पोस्टमार्टम और दीगर कानूनी कार्रवाई के बाद नौजवानों की लाश उनके अहले खानों को सौंप दी गई। तीनों नौजवान दबराज के ही रहने वाले हैं। मोहम्मद शकील और उमर फारूक। शकील की उम्र 20 ईयर है और फारूक की 15 साल। उमर फारूक की उम्र 15 साल है। तो ये कहीं नहा की ड्राइंग हो गई और इनकी डेथ हो गई। तो जैसे मुझे सुनने में आया कि ये वसीम लड़का है जो अभी हमारे पास एडमिट था, क्रिटिकल हालत में है और उसको अभी हमने रेफ़र किया है सर्जरी के लिए। और हमने जो यहाँ से रेफ़र किया उसका जो फ्यूल है गाड़ी का वो भी हमने अपने हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से डाला है, क्योंकि उसके साथ अभी उसका कोई भी रिलेटिव नहीं था। राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से वादी बंगस में 2 रोजा बंगस अवामी मेले का इनेकाद किया गया। वाज़ेह हो कि खूबसूरत बंगस वादी से गुजरकर गुज्जर बाकरवाल पहाड़ी और कश्मीरी लोग आबाद हैं। गर्मियों के दिनों में ये लोग ऊंची पहाड़ियों पर मुंतकिल हो जाते हैं। 2 रोज तक इस मेले में बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान नो योर आर्मी प्रोग्राम के तहत मकामी लोगों को फौज के कारनामों, तरीक़ेकार और ज्वाइन करने से मुताल्लिक जानकारी दी गई। इन प्रोग्राम्स के जरिए हिफाजती दस्तों और मकामी लोगों के माबैन बाहमी मरासिम और रवाबित मजबूत होते हैं। मेले के दौरान मकामी लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का भी एहतमाम किया गया। मवेशियों के लिए भी अलहदा से कैंप लगाए गए। एम है पहला कि यहाँ के जो लोग हैं गुज्जर बकरवाल कश्मीरी पहाड़ी इन सब से आर्मी का राब्ता बढ़ाना, और दूसरा कि इनके लिए जितनी सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं वो सुविधाएं देना। सर एजुकेशन की अगर आप बात करें, एजुकेशन यहाँ के जो बच्चों को नहीं मिल रही, क्या फौज इसके लिए कोई कदम उठा सकती है? ये पॉइंट हमारे पास इस साल आया है और अगले साल से जब ये आएंगे, क्योंकि अभी ये 10-15 दिन में बह के चली जाएंगी, तो अगले साल से आर्मी के जो हमारा सद्भावना है उसके तहत हम इनके टीचर्स रख करके इनकी तालीम की व्यवस्था भी करेंगे। बैक है मेरा नाम अब्दुल रशीद खान है, मैं टंगडार से रहने वाला हूँ। हमारी यहाँ बैक है बंगस में। हम 40 साल से हमारी गुजारा बंगस में ही हो रहा है। माल मवेशी रखते हैं, हमारे वहाँ जगह नहीं है। जगह यही है जहाँ माल मवेशी पूरे हिंदवाड़ा से लेकर कपौड़ा तक का पूरा माल यहाँ राज करता है, हम इसलिए आते हैं। तो यहाँ पे जो आर्मी ने आज प्रोग्राम किया इसके बारे में? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। पिछले साल 8 और 9 अगस्त को प्रोग्राम किया। इन्होंने मेडिकल कैंप लगाया, एनिमल हस्बेंड्री कैंप लगाया, पूरी दवाइयाँ दी गई। हमारे डंगर बीमार थे वो इलाज किया गया। और हमारे को यहाँ पर बहुत फैसिलिटी देती है, जो कि बंगस मेला है। बंगस मेले के बीच में हम यहाँ पर आते हैं, साल हमारे को लाइट वगैरह देते हैं। और हमारे को यहाँ की ज़रूरत आपको मालूम है कि आपने भी देख चुके हैं कि यहाँ पर हमारे को एक तो सब टावर की, दूसरा हमारे को एजुकेशन की ज़रूरत है, और जो स्वच्छ भारत की तरफ से हमारे को जो बाथरूम वगैरह मिल रहे हैं वो हमारे को मिलने चाहिए। श्रीनगर में गवर्नर एडवाइजर बीबी व्यास से कई अलग अलग समाजी और सियासी डेलीगेशन ने मुलाकात की। मुलाकात कर रहे डेलीगेशन ने अपने अपने शोबों और इलाकों के मसाइल से गवर्नर एडवाइजर को रूबरू करवाया। गवर्नर एडवाइजर ने हर किसी को गौर से सुना और मुतालबे पूरे किए जाने की यकीन दहानी भी कराई। बड़गाम जिले में तहसील की सतह पर नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियां कितनी कारगर हैं, जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने आज मुताल्लिका अफसरान के साथ इसका जायजा लिया। मीटिंग में एडीसी के अलावा बीरवा खान साहब और चदुरा के एसडीएम, सीएमओ समेत तहसीलों के तहसीलदार और बल्दिया के एहलकारों ने शिरकत की। इस मौके पर डीडीसी ने हालात से मुताल्लिक महकमों से मौजूदा साजो सामान और दीगर जराए के अलावा उन चीजों की भी तफसीलात तलब की जिनकी कुदरती आफत के दौरान सख्त जरूरत महसूस की जाती है। इस हवाले से डीडीसी ने इन चीजों की फौरन फराहमी की हिदायत जारी की।
जम्मू यूनिवर्सिटी में माजूरों के मुद्दे और उनको पेश आने वाली परेशानियों को लेकर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में शामिल लोगों के मुताबिक इस वर्कशॉप से उन्हें काफी कुछ नया जानने को मिला है। उन्होंने कहा कि हमारी नई परेशानियों का हल तो मौके पर ही हो गया। उन्होंने कहा कि यहां कई ऐसी जानकारी दी गई जिसका फायदा तालीम से लेकर नौकरी पाने तक के लिए उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि हमारे लिए चलाई जा रही सरकारी स्कीम्स तक की जानकारी हमें नहीं थी, लेकिन वर्कशॉप के जरिए हमें जो जानकारियां दी गई अब हम उसका पूरा फायदा उठाएंगे और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी डिपार्टमेंट में आज वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया, इसके कई मायने से जो लोगों में एक जागरूकता आएगी कि डिसेबल्ड लोग, बच्चे, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़ क्या क्या बैरियर्स फेस करते हैं अपनी लाइफ में, उसको लेके ये डिस्कशंस हो रही हैं। और होपफुली यहाँ पे काफ़ी एलीट क्लास के लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, और जब ये चीज़ें डिस्कस होती हैं तो उनके प्रैक्टिकल आपको इम्पैक्ट्स भी ज़रूर देखने को मिलते हैं। This is going to be very important because this is the first platform in the university where we got the opportunity to say something and to know what facilities are available in the institution. Obviously, it's going to be important because now we know that there are a lot of things which we don't know and there are a lot of things which they don't know. So, yes, this is very important. At least students which are doing the course right now, maybe they won't get that much facilities, but the coming students which will come after us, they will get something, some change, some kind of facilities. So that's why this workshop is important. Actually, Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy, University of Jammu ने आज एक दिन की कार्यशाला रखी है, जिसमें जो भी हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं या लोग हैं जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, एज वेल एज जो बाहर भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हैं, उनके लिए हमने रखी है कि उनकी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस क्या हैं। उसमें हमारे फुल डे वर्कशॉप है जिसमें हमने एक्सपर्ट्स को भी बुलाया है और जो एजेंसीज यहाँ काम कर रही हैं उनको भी बुलाया है, और जो ऑफिसेज हैं जिनके थ्रू इनके प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होते हैं उनको भी बुलाया है। और बुलेटिन में फिलहाल ये रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। गुज़िश्ता 4 दिनों से लापता चल रहे मेराजुद्दीन के घर वालों ने उनकी बाजियाबी के लिए लोगों से मदद की अपील की है। 26 साला मेराजुद्दीन गुज़िश्ता 23 अगस्त को टनमा के खाईपोरा बाला वाक़े अपने घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे। इलाके में उन्हें लेकर तरह तरह की अफवाहें गर्म हैं, लेकिन अभी तक ऐसे कई सबूत नहीं मिले हैं जिससे साबित हो कि उन्हें मिलिटेंसी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। मेराज के वालिद और भाई ने उनसे घर लौटने की अपील करते हुए अपना मोबाइल नंबर दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि उसकी इत्तला मिलने पर 9596767713 पर फोन करके उनको इत्तला दें। हमने फिर कोशिश की कि खुद ही कि उसको ढूंढने की, फिर वो नहीं मिला उस दिन। अब हमें इनसे बस यही गुजारिश है कि थोड़ा सा जल्दी कीजिए इसमें। हमने नंबर भी दिए हैं। अब हम एसडीएम साहब के भी पास आए, इससे भी हम अपील करते हैं कि जो भी करे बट थोड़ा सा जल्दी करे। साउथ कश्मीर के डीआईजी एसएस पानी ने कुलगांव में भारत दर्शन पर जा रहे तलबा के एक वफद को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 50 तलबा पर मुश्तमिल ये ग्रुप दौरे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ तारीखी मकामात की सैर करेगा। इस मौके पर कुलगांव एसएसपी हरमीत सिंह, राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मेहमान खुसूसी ने तलबा को भारत दर्शन के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने, नई चीजें और नई मालूमात हासिल करने की तरगीब दी।
कि देश में क्या क्या हो रहा है, क्या कौन कौन सी हमारी हिस्ट्री है, क्या क्या हम आगे करना चाह रहे हैं, कितनी डेवलपमेंट हुई है हमारे मुल्क में, इनको दिखाने के लिए साल में प्रोग्राम करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। ये कंटिन्यूस तहत हो रहा है, जिसमें हम 50 बच्चे जो डिफरेंट पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शंस में हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो 10th से 12th के बीच में हैं, इनको हम लेके जाते हैं यहाँ से। इनको बाई एयर हम दिल्ली तक लेके जाएंगे। वहाँ पे इनका 6-7 दिन का रहना है, खाना पीना सब इंतजाम हमने किया हुआ है। उनका वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम है। इनको हिस्टोरिकल प्लेसेस और जो बाकी प्लेसेस हैं, रिक्रेशनल प्लेसेस हैं या जो बाकी चीज़ें हैं दिल्ली में, वो इनको दिखा के 8 दिन के बाद ये वापस फिर जो है। उधर कठुआ में डीजीपी एसपी वैद ने भारत दर्शन पर जा रहे तलबा के वफद को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ग्रुप में 52 तलबा शामिल हैं। दौरे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ तारीखी मकामात की सैर इनको कराई जाएगी। इस मौके पर जम्मू रेंज के आईजी एसडी जमवाल, एसएसपी कठुआ श्रीधर पाटिल भी मौजूद थे। मेहमान खुसूसी ने तलबा को भारत दर्शन के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने, नई चीजें और नई मालूमात हासिल करने की तरगीब दी। दौरे के दौरान तलबा को हवाई सफर का भी मौका मिलेगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बैकग्राउंड के बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि अमृतसर, दिल्ली, आगरा, बहुत सारी जगह ले जाएं। इनको पता चले हमारा मुल्क कितना बड़ा है, कितने कल्चर है, कितनी हिस्ट्री है इसकी, ताकि ये बेचारे अदरवाइज कभी बाई एयर नहीं गए होंगे तो इनको ये भी एक एक्सपीरियंस होगा और देखेंगे कि हमारे मुल्क में कितना कुछ। कठुआ की बिसौली तहसील में आज तहसीलदार की क़यादत में सरकार जमीनों पर नाजायज कब्जे के खिलाफ मुहिम शुरू की गई। दोपहर बाद तक चली इस मुहिम के दौरान सड़क पर नाजायज तरीके से रखे गए रेहड़ी, खोखे और दुकान से बाहर रखे गए सामानों को हटाया गया। वाज़ेह हो कि डीसी की हिदायत पर दुकानदारों को अपने खोखे और रेहड़ी हटाने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी गई थी। आज की मुहिम के दौरान 35 रेहड़ियां और 12 खोखे हटाए गए। तहसीलदार गौरव शर्मा ने इनक्रोचमेंट करने वालों को मुंतबह करते हुए कहा है कि ऐसा करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजौरी जिले के कोटरांका तहसील के कांदी इलाके से में अंस कनाल मेगा प्रोजेक्ट पर जोर शोर से काम चल रहा है। 6.9 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट का 1.4 किलोमीटर रास्ता अंस टनल से गुजरेगा। प्रोजेक्ट की तकमील के बाद आसपास के 2000 हेक्टेयर ज़राअती जमीनों की आबपाशी हो सकेगी। राजौरी जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूरी पर वाक़ई ये कांडी का इलाका है। इसके आसपास करीब 2 दर्जन गांव आबाद हैं। पीर पंजाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अंस नदी इन्हीं इलाकों से होकर गुजरती है। नदी के बिल्कुल करीब होने की वजह से ये इलाका काफी जरखेज माना जाता है। लेकिन नदी के पानी का ज़राअत में इस्तेमाल कैसे किया जाए और इसे खेतों तक किस तरह पहुंचाया जा सके, इसका कोई माकूल इंतजाम नहीं हो पा रहा था। परसों कबल 6.9 किलोमीटर लंबे अंस कैनाल का प्रोजेक्ट तैयार किया गया। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट के लिए 53.4 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। बाद में इसमें मजीद इजाफा किया गया। मौजूदा वक्त में इसकी कुल कास्ट तकरीबन 96 करोड़ है। प्रोजेक्ट के तहत नदी के पानी को पीडी नाले तक लाना था, लेकिन बराह रास्त ऐसा करना नामुमकिन है। इस काम के लिए सुरंग बनाने की तजवीज पेश की गई। लैंड एक्विजिशन और दीगर परेशानियों को दूर करने के बाद 2017 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। सैकड़ों मजदूर दिन रात इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हाँ सर, ये काम तो डे नाइट चला हुआ, अच्छा चला हुआ। डे नाइट शिफ्ट बनी है और अपनी शिफ्ट में डे नाइट सब काम चला हुआ। डे नाइट में चला, अच्छा काम चला हुआ। अंस की नहर आ रही है सर, तो इसमें बस ये नहर निकलने वाली है। इधर काम चल रहा है इसका, तो मैं भी इधर ही काम करता हूँ, ट्रैक्टर चलाता हूँ इसी टनल के अंदर। टनल की तामीर से मकामी लोगों को दोहरा फायदा हो रहा है। एक तो उन्हें रोजगार मिल रहा है, दूसरा इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद काश्तकारों को खासा फायदा मिलेगा। एक अंदाजे के मुताबिक अंस कैनाल से कांडी इलाके की तकरीबन 2000 हेक्टेयर खेती लायक जमीन की आबपारी हो सकेगी।
बहुत बेनिफिट होगा इसका। जब ये कंप्लीट होगा तो लोकल लोगों को काफी बेनिफिट होगा इसका। काफी खेतों में इनको पानी मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा, कई चीजों का मतलब इनको बेनिफिट होगा। बड़ा फायदा हमें होगा। यहाँ जब ये गर्मी का मौसम आता तो पानी यहाँ बहुत सभी लोगों का ख़त्म हो जाता था। जब ये तामीर हो जाएगी तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पानी आएगा तो हमें इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो बाकी काम चल रहा है इसका, ठीक ठाक काम चल रहा है। इधर बहुत लोगों को फ़ायदा होगा इसका, तो और बहुत सही काम चल रहा है, ठीक ठाक काम चल रहा है। इधर के लोकल बहुत बंदे काम कर रहे हैं, इधर तो बहुत फ़ायदा ले रहे हैं लोग इधर इस टनल का। सुरंग की मजमूई लेंथ 1.4 किलोमीटर है। 1400 मीटर में से 175 मीटर का काम अब तक पूरा हो चुका है। टनल के एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट पर तेज रफ्तारी से काम हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में सुरंग बनाना वैसे आसान नहीं होता। पहले इसकी ड्रिलिंग की जाती है या फिर ब्लास्ट के जरिए रास्ता बनाया जाता है। उसके बाद मजदूर मलबा बाहर निकालते हैं। बाद का काम रिबेरेक्शन और बेल्डर वाले करते हैं। यह सिलसिला चलता रहता है। सुरंग के दोनों सिरे पर रोजाना 2-2 मीटर तक काम मुकम्मल किया जाता है। साइट इंजीनियर का कहना है कि 2019 के आखिर तक ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। एट प्रेजेंट होपफुली ये हम एंडिंग 2019 में ये हम जो हमने मेन जो 2 कंपोनेंट थे जो अलॉट किए हुए हैं, मेन कैनाल और टनल, ये होपफुली हम कंप्लीट कर लेंगे एंडिंग 19 तक। इसके बाद जो प्रोसेस रहेगा हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटरीज का है वो, उसके बाद फिर हम टेंडरिंग प्रोसेस वगैरह उसका हम स्टार्ट करेंगे। लिहाजा होपफुल ये इसमें ये जो इस टाइम जो वर्क अलॉट किया हुआ है इसका टाइम ऑफ कंप्लीशन है 30 मंथ्स। सितंबर 2017 में ये अलॉट हुआ था। नवंबर में जाके इन्होंने सारा मोबिलाइज वगैरह कर लिया और काम स्टार्ट कर दिया। तो एट प्रेजेंट उन्होंने पूरा मैन मशीनरी जो है पूरा मोबिलाइज कर लिया है एजेंसी ने, और काम हमारा फुल स्विंग में चल रहा है। नदी के पानी को हुब्बी कला गांव तक लाने के लिए 7 किलोमीटर लंबा कंडक्टर है। अंश टनल की तामीर इसी इलाके में हो रही है। पानी को मुख्तलिफ सिमतों तक पहुंचाने के लिए 3 डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम होंगे, जिससे पानी सनकारी गांव तक आएगा। इस तरह आसपास की जमीनों की आबपारी की जा सकेगी। इसके तहत प्लेटफॉर्म कटिंग का काम भी जोर शोर से चल रहा है। टनल की तामीर से नदी का पानी बआसानी वादी तक पहुंच सकेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। जो अंश कैनाल का प्रोजेक्ट है उसको रिव्यू किया गया है, कल ही रिव्यू किया गया है, और उसमें जो बॉटलनेक्स हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे और इस काम में भी तेजी लाई जाएगी। अंश कैनाल का ये मेगा प्रोजेक्ट अपने आप में एक मुनफरिद प्रोजेक्ट है। टनल के जरिए नदी के पानी को मुख्तलिफ सिमतों में तकसीम करने वाला ये रियासत जम्मू कश्मीर का वाहिद प्रोजेक्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और बुलेटिन में यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। बारामूला के इस्लामाबाद इलाके में गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई है। लोगों का कहना है कि इलाके से लगातार जिप्सम के चट्टानों की खुदाई की जा रही है, जिसका असर यहां के माहौलियात पर पड़ रहा है। माहौलियात के अलावा लोगों की सेहत पर भी इसका खासा असर पड़ने लगा है। मकामी लोगों की माने तो कुछ दिन पहले शिकायत मिलने के बाद इंतजामिया ने माइनिंग का काम बंद करवा दिया था, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों में अचानक जिप्सम माइनिंग शुरू की गई है। लोगों ने इसमें इंतजामिया के भी मिलीभगत का इल्जाम लगाया है। मिडिल प्राइमरी स्कूल 2 है यहाँ पे नीचे, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उससे मुश्किलात है। लोगों का चलना आना चलना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाए। इससे हमें हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से कि ये बंद हो जाए, प्लीज़, मेहरबानी करें। हम गए थे एसडीएम साहब के पास भी गए थे, एसडीओ साहब के पास भी गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम गवर्नमेंट से मोदिबाना अपील करते हैं कि इसको फिलफौर बंद किया जाए। किसके पास गए थे आप इसके लिए? हम हमारा एसडीओ साहब उड़ी में हैं, हमारे एसडीएम साहब हैं उड़ी में, हम उनके पास गए थे, लेकिन कुछ मामला हल नहीं हुआ। मामला इतना ही हुआ कि 2 दिन पहले पुलिस की गाड़ियां हेलमेट और शल्स वगैरह लेके आए और हमें धमकाया गया कि अगर आपने इनको रोका
मैं इसको पेरूज कर रहा हूं। अगर कोई इलीगली किसी ने काम फिर से शुरू किया है, अगर उसको पहले हमने बंद किया तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन जो रिपोर्ट है वो मेरे कंसिडरेशन में है, उस पर अमल किया जाएगा। लोगों को खर्चाते हैं, वहाँ पे पोल्यूशन है बहुत, रास्ता नहीं है ले जाने का वहाँ। ये सब चीजें उस टीम ने जो हमने भेजी थी उन लोगों के साथ बात करके अपनी रिपोर्ट बना दी है। जो उनकी रिकमेंडेशंस है, एक बार वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो किसी को कोई खतरा नहीं रहे। सियाहती मकाम गुलमर्ग तक पहुंचने के लिए तनमर्ग से होकर ही पहुंचा जाता है। गुलमर्ग, बाबा रेशी और दुरुंग तक जाने के लिए सैकड़ों अफराद की वजह से जब भी हमें कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो हमने आपकी चैनल की वसादत से आला हुकाम की तरफ आपने उनको तवज्जो दिलाया। आज हमारा ये मसला है कि पिछले कई दहाइयों से ये रोड हमारा जो यहाँ पर है ये पूरा खस्ता हो चुका है, क्योंकि यहाँ से जो टूरिस्ट वगैरह आता है, लोकल टूरिस्ट वगैरह जो भी आते हैं, पहले वो यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ पर ये पानी भी निकल रहा है। पिछले 2-3 महीनों से पानी यहाँ निकल रहा है, क्योंकि हम आला हुकाम की उनको हमने आगाह किया है कि इस पे थोड़ा तवज्जो दी जाए और इसका ठीक किया जाए। जो पहले टूरिस्ट आता है वो बिल्कुल तंगमार्ग पहले आ जाता है, उसके बाद वो गुलमर्ग की तरफ रवाना हो जाता है। जब तंगमार्ग का निज़ाम ही ठीक नहीं है तो टूरिस्ट यहाँ पे कैसा रोक सकता है? ये बेचारे वादी में कुछ स्कूल इन हालात में चल रहे हैं कि उन्हें देखकर ताज्जुब होता है कि आखिर ये चल कैसे रहे हैं और यहाँ दर्स और तदरीस किस तरह से होती होगी। अहम शरीफ में कायम गवर्नमेंट हाई स्कूल इतने छोटे से रकबे में बना हुआ, इतने में प्राइमरी स्कूल भी चलाना मुश्किल होता है। छोटे छोटे से 3 कमरे में 150 तलबा के पढ़ने का इंतजाम है। इनमें से भी एक रूम असातिज़ा और ऑफिस के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि स्कूल के लिए 4 कनाल जमीन वक्फ थी, लेकिन मौजूदा वक्त में उसके पास इतनी ही जमीन है जिस पर यह इमारत खड़ी है। बच्चों के बैठने के लिए जब जगह नहीं है तो लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और स्कूल मैदान भला कहां से बनेंगे? इन चीजों के लिए स्कूल की जमीन ही नहीं बची है। बाउंड्री न होने के सबब मकामी लोगों ने स्कूल की जमीन पर कब्जा कर इस पर तामीर भी कर ली है। स्कूल की जमीन को ही आम रास्ता बना दिया गया है और इस पर इतनी गंदगी रहती है कि बच्चों और असातिज़ा के लिए यहां बैठना ही मुश्किल होता है। और इस तरह के हालात सिर्फ वादी कश्मीर तक महदूद नहीं है। जम्मू खित्ते के दूर दराज इलाके के साथ ही मज़ाफ़ाती इलाकों में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। डंसाल ब्लॉक के नगरोटा में कई स्कूल्स ऐसे हैं जहां बुनियादी सहूलियात न होने के बराबर है। कहीं तलबा के बैठने के लिए कमरे नहीं हैं, तो कहीं खेल के मैदान नहीं है, तो कहीं लाइब्रेरी और लेबोरेटरी वगैरह की सहूलियात नहीं है। स्कूलों में 4 दीवारी कहीं दिखती है तो कहीं नहीं। स्कूल के लिए मकामी लोगों ने अपनी जमीनें भी अतिया की हैं, लेकिन महकमा तालीम इसका भी फायदा नहीं उठाता। जिन स्कूलों में कम तलबा थे उन्हें दूसरे स्कूल्स में जंप करा दिया गया, लेकिन पुरानी बिल्डिंग का मसरफ न होने के सबब पुराने स्कूल्स की बिल्डिंग भी खंडर बनती जा रही है। महकमे से इस बारे में पूछा जाता है तो कोई कैमरे पर दरअसल जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं होता। मुझे अपने एजुकेशन विभाग से और अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट JNK से एक बहुत बड़ी शिकायत है कि एजुकेशन विभाग जो दिन ब दिन जो तरक्की की जगह चट्टी करता जा रहा है। हमने देखा है कि ये हाई सेकेंडरी स्कूल के पास एक रोड जो जाती है कटरपताल को, उसमें बच्चों को बारिश के समय जाने में इतनी दिक्कत होती है कि एक जब वो जाएंगे उनके वर्दी ख़राब होती है, आने जाने में बहुत दिक्कत है। और जो प्राइमरी स्कूल, जो छोटे स्कूल हैं जो खुले हुए थे, इन गवर्नमेंट के टीचरों के नाकाम काबिलियत की वजह से वो बच्चे वो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं और वो स्कूल खाली हो रहे हैं और टीचर एक दूसरी जगह पे अपनी अटैचमेंट करा रहे हैं। स्कूल कितने ही स्कूल यहाँ पे हमारे नगरोटा में बंद हो चुके हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, मैं अपने नए गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपील करता हूँ कि वो इस शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दें, उनको बढ़ाएँ। एजुकेशन के रिलेटेड मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ
कि वहाँ एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल नारायणपुर, वहाँ वो मेरे दादाजी ने जगह डोनेट की थी, हमें खरीद के दी थी जगह स्कूल को, कि चलो स्कूल में यहाँ बच्चे पढ़ेंगे और अच्छा काम होगा और यहाँ किसी को चलो जॉब भी मिल सकती है स्कूल में। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी निकाली, उस स्कूल में बच्चे कम थे तो स्कूल को गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया दूसरे स्कूल में, और दूसरे स्कूल में जहाँ किया वहाँ 5 बच्चे हो गए, और उस स्कूल को मर्ज किए हुए 4 साल हो गए। वहाँ स्कूल दिखता ही नहीं, अब बिल्डिंग बनी हुई है, फ्लैश उसकी बनी हुई है, किचन उसकी बनी हुई है, और 4 साल से उसका कोई माई बाप नहीं है। उस जगह को लोग कैप्चर करना शुरू कर गए हैं, और वहाँ इतनी लंबी लंबी घास उग गई है, और उसकी पानी की टंकी, उसके दरवाजे और उसकी जो उसके खिड़कियाँ हैं वो तोड़ना शुरू कर दिया लोगों ने, लेना चोरी। जम्मू में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स ने सैलरी की मांग को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने इस सिलसिले में महकमा सेहत के दफ्तर से लेकर जम्मू मेडिकल कॉलेज तक एक रैली भी निकाली। एहतजाज कर रही खातून वर्कर्स के मुताबिक उन्हें गुज़िश्ता 5 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सैलरी न मिल पाने की वजह से उनके कुनबे का गुजारा चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। तनख्वाह न दिए जाने पर उन्होंने बड़ा मुजाहिरा करने की धमकी भी दी है। हमारा मसला किसी ने भी हल नहीं किया। मेडिकल डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा वर्कलोड जो है वो फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर पर है। जितने भी नेशनल प्रोग्राम हैं उनको ग्राउंड लेवल पर चलाने वाली हम हैं। सबसे ज्यादा बेइंसाफी कि हम यहाँ से भी अपॉइंटेड होती हैं, वहाँ से ही रिटायर हो जाती हैं। गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए और सैलरी के लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है। हम शॉर्ट में बताएंगे कि जो MR की वैक्सीन आ रही है, जब तक हमारी सैलरी का मसला हल नहीं होगा वो वैक्सीन हम नहीं करेंगे। कंफर्मेशन की मांग पूरी न होने पर जनरल लाइन टीचर्स फोरम ने 6 सितंबर से भूख हड़ताल की धमकी दी है। जनरल लाइन टीचर्स फोरम की जानिब से सभी लैब असिस्टेंट्स, जूनियर असिस्टेंट्स और लाइब्रेरियंस को डीसीपी के जरिए कंफर्म करने की अपील की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फोरम के स्टेट प्रेसिडेंट नीरज शर्मा ने कहा है कि उनके मुतालबात 4 साल पुराने हैं जो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर 5 सितंबर तक उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो इसके खिलाफ 6 सितंबर से वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। नीरज शर्मा, स्टेट प्रेसिडेंट जनरल लाइन टीचर फोरम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि 2014 में लैब असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट को प्रमोट किया गया, लेकिन आज 4 साल होने को आ रहे हैं, इनकी प्रमोशन को डीपीसी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के द्वारा कंफर्म नहीं किया जा रहा। ये अननेसेसरली डिले इनके लिए एक बहुत बड़ा इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनता जा रहा है। दूसरा, ये 4 सालों से अपनी पोस्टों पर काम कर रहे हैं और इनको उस प्रमोशन का किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो चार्ज अलाउंस का हो, चाहे वो सीनियरिटी बेनिफिट हो। तो हम डिपार्टमेंट को ये डिमांड करते हैं कि फौरी तौर से जो ये मसले हैं इनकी कंफर्मेशन का, इनके चार्ज अलाउंस का और इनकी सीनियरिटी का, उसको फौरी तौर से हल करें। नहीं तो 5 सितंबर के तक का ये अल्टीमेटम है हमारा डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट को। 6 सितंबर तक अगर ये मसला हल नहीं होता तो 6 सितंबर को जनरल लाइन टीचर फोरम चेन हंगर स्ट्राइक पर बैठने को जा रही है। वुशु में मुल्क के लिए ब्रॉन्ज जीतकर रियासत का नाम रोशन करने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात सूर्य भानु प्रताप सिंह को जम्मू में जोरदार इस्तकबाल किया गया। डीजीपी एसपी वैद ने फूल माला और शॉल पहनाकर सूर्य भानु प्रताप सिंह का एजाज किया और उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क और डिपार्टमेंट को ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि सूर्य भानु का कश्मीर में भी इस्तकबाल किया जाएगा और एजाज से नवाजा जाएगा। विजय कुमार जी ने कहा बहुत, वो इतने खुश हुए, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, मैं चाहता हूं इसको आप श्रीनगर भी लेके हम ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं रंजीत जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अनु आप दोनों वहां आएंगे। अमरनाथ गुफा की पाक यात्रा सावन के पूर्णिमा के दिन यानी कि रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक पहुंचने के साथ ही इख्तिताम पजीर हो गई। महंत दीपेंद्र गिरी की सदारत में छड़ी मुबारक श्रीनगर में वाक़े दशनामी अखाड़ा से पहलगांव चंदनवाड़ी होते हुए देर रात अमरनाथ धाम पहुंच गई। इसके बाद हवन यज्ञ के साथ 28 जून से चल रही यात्रा
खत्म हो गई। इस साल 60 रोजा अमरनाथ यात्रा के 59वें दिन शनिचर तक तकरीबन 2,84,500 अकीदतमंदों ने गुफा में पूजा अर्चना कर चुके हैं, जबकि साल 2016 की यात्रा के दौरान 2,20,490 और 2017 में 2,60,003 शिव भक्तों ने यात्रा की थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए हमारा खास प्रोग्राम ग्राउंड जीरो सऊद मोहम्मद खालिद के साथ।